नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज़। मैं हूं आप सभी के साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम अहम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझाने की कोशिश करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। G7 समिट में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। बड़ी खबर इस वक्त की। मैक्रो ने दिया पीएम मोदी को न्योता। फ्रांस में मिल सकते हैं पीएम मोदी और ट्रंप। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। पिछले साल फरवरी में हुई थी आखिरी मुलाकात। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। G7 समिट में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। इमैनुअल मैक्रों ने दिया पीएम मोदी को न्योता। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। फ्रांस में मिल सकते हैं पीएम मोदी और ट्रंप। बड़ी खबर इस वक्त की। पिछले साल फरवरी में हुई थी आखिरी मुलाकात। बड़ी खबर आपको इस वक्त की दिखा रहे हैं। G7 समिट में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। मैक्रों ने पीएम मोदी को न्योता दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की। फ्रांस में मिल सकते हैं पीएम मोदी और ट्रंप। पिछले साल फरवरी में हुई थी आखिरी मुलाकात। G7 समिट में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। इमैनुअल मैक्रों ने दिया पीएम मोदी को न्योता। फ्रांस में मिल सकते हैं पीएम मोदी और ट्रंप। पिछले साल फरवरी में हुई थी आखिरी मुलाकात। जल्दी से ग्राफिक्स, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। ट्रंप और मोदी की होगी मुलाकात। फ्रांस में होने जा रही है G7 समिट। फ्रांस में 15 से 17 जून तक G7 समिट। मैक्रो ने दिया पीएम मोदी को न्योता। ट्रंप और पीएम मोदी की क्या मुलाकात होगी, इसकी चर्चाएं बहुत तेज हो चुकी हैं। चर्चाएं इसलिए तेज हैं क्योंकि फरवरी 2025 के बाद प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की कोई मुलाकात नहीं हुई है। ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप के बयान और टैरिफ का ऐलान, उसके बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते पटरी से उतरे। सीजफायर को लेकर ट्रंप का दावा। मुनीर शहबाज के मुरीद हुए हैं ट्रंप पिछले एक साल के दौरान। इसको समझना होगा। एक्सपर्ट्स के पास भी हम चलेंगे। दो खास मेहमान चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल PK सहगल सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू। हमारे साथ डॉक्टर अजिताभ सिंह, विदेश मामलों के जानकार, भी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू। चर्चा की शुरुआत मेजर जनरल PK सहगल सर आपके साथ। G7 समिट, लेकिन G7 समिट से ज्यादा चर्चा प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की कि एक मंच पर लगभग 1.5 साल के बाद दोनों नेता होंगे। कितनी उम्मीद करें मुलाकात हो सकती है और क्या कारण है? ऐसा अमूमन होता नहीं है कि 1-1.5 साल तक दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के सर्वोच्च नेताओं की मुलाकात ना हो। पॉसिबिलिटी देख रहे हैं सर बातचीत की? देखो, ये न्योता और G7 मीटिंग में प्रधानमंत्री का शामिल होना 3 बड़ी चीज़ों को साफ तौर पर दर्शाता है। सबसे पहले कि प्रधानमंत्री का जो अपनी छवि है इस समय दुनिया में हाईएस्ट लेवल पर है। 32 देशों ने उनको अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड दिया है। दूसरा, हिंदुस्तान की जो छवि है, हिंदुस्तान की इन्फ्लुएंस है, इस समय बहुत ज़बरदस्त फैल चुकी है। जी, ग्लोबल साउथ का तो हिंदुस्तान लीडर है, लेकिन साथ ही साथ जिस माफिक हिंदुस्तान के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं वेस्ट एशिया नेशंस के साथ में, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ में, अफ्रीकन नेशंस के साथ में, लैटिन अमेरिका के साथ में, और साथ ही साथ में यूरोपियन यूनियन के साथ में, वो साफ तौर पर दर्शाता है कि हिंदुस्तान जो है एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल पावर के रूप में उभर रहा है, और जिसको किसी प्रकार से ट्रंप जो है नजरअंदाज नहीं कर सकते। साथ ही साथ तीसरा जो बहुत बड़ा कारण है, इस समय दुनिया बहुत बड़े कष्ट में है। अमेरिका और रशिया का जो सॉरी अमेरिका का और ईरान के बीच में जो लड़ाई है मिडल ईस्ट में, जिससे सप्लाई चेन डिसरप्शन हो गई है। ऑयल हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हो गया है। फर्टिलाइजर्स की कमी आ गई है। मेडिसिन की कमी आ रही है। सेमीकंडक्टर से के में बड़ी रुकावट हो सकती है, क्योंकि प्रोपीन गैस और हीलियम गैस जो है उसका एक बड़ा इंग्रेडिएंट है, वो नहीं आ रहा। ऐसे में बहुत, और फिर हमारे रेमिटेंसेस हो गए हैं। दूसरी तरफ से रशिया यूक्रेन की लड़ाई 5वां साल चलने जा रहा है। जी, ऐसे समय में एक ही दुनिया में एक ही केवल केवल सेम वॉइस है जो सबके साथ उनकी दोस्ती है। रशिया के साथ भी है, यूक्रेन के साथ भी है, अमेरिका के साथ भी है, इसराइल के साथ भी है, ईरान के साथ भी है। और हो सकता है कि प्रधानमंत्री जो है बड़े पैमाने पर कोशिश करेंगे ट्रंप को समझाने के लिए कि वास्तव में ये लड़ाई जो है दुनिया के हित में नहीं है, उनके भी हित में नहीं है। और मुझे नहीं लगता वो किसी प्रकार से बातचीत करेंगे
ऑपरेशन सिंदूर को लेकर या उनके जी रवैये को लेकर या उनके रिश्ते नाते मुनीर को लेकर, बिकॉज दैट इज एब्सोल्युटली बियॉन्ड बियॉन्ड एन इशू। वो बातचीत करेंगे उन इशू के ऊपर जिसके ऊपर दुनिया की नजर है, और वो किसी ना किसी प्रकार से उनको कोशिश करेंगे कि जंग को रोका जाए, क्योंकि किसी के हित में नहीं है। दूसरा वो बात बात करेंगे हिंदुस्तान के जो लोगों के साथ बर्ताव हो रहा है अमेरिका के अंदर, जी जिस माफिक हमारी डिफिकल्टीज क्रिएट कर रहे हैं, उनके बारे में बातचीत करेंगे, हमारे वीजा के बारे में बात करेंगे, HP1 के बारे में बातचीत करेंगे, हमारे जो स्टूडेंट्स अमेरिका में पढ़ रहे हैं उनके उनके ऊपर भी काफी से ज्यादा मुसीबतें आ रही हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। फिर हमारे जो डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट है उसके ऊपर भी बातचीत हो सकती है। फिर जो उनके टैरिफ्स उन्होंने लगाए हुए हैं अभी भी, उस टैरिफ के ऊपर बातचीत हो सकती है। और ये बड़े बड़े मुद्दे हैं जिनके ऊपर बातचीत करना बहुत लाजमी है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जी। फरवरी 2025 के बाद में दोनों लीडर जो है फर्स्ट टाइम एक दूसरे को मिलेंगे, एंड मोदी विल स्पीक टू हिम एग्जैक्टली इन द सेम मैनर दैट Xi स्पोक टू हिम, एज अ वर्चुअली एज एन इक्वल ओके एंड नॉट एज एन अंडरडॉग। ठीक है। चलिए डॉक्टर अजिताभ सिंह सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हैं। लगभग फरवरी 2025 के बाद हम ने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप एक मंच पे हुए नहीं, और अब G7 वो मंच है जहाँ पर दोनों एक साथ आ सकते हैं। क्या हम बातचीत की रूपरेखा देखें उस वक्त जिस वक्त हमने देखा कि सेकंड कार्यकाल में पाकिस्तान के प्रति ट्रंप का कुछ ज़्यादा ही लगाव हुआ है? क्या देखें हम, बातचीत हो सकती है, पॉसिबिलिटी है? अगर बातचीत होगी तो कौन से वो मुद्दे हैं जिन्हें पीएम ट्रंप के सामने रखेंगे? आपका पॉइंट ऑफ व्यू सर। देखिए राजेश जी, आपने बहुत अच्छा पूछा। अभी जो शिफ्टिंग जो वर्ल्ड ऑर्डर है और जो शिफ्टिंग अलायंसेस भी हैं, उसमें विश्व एक बहुत बड़े ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहा है जी और राष्ट्रपति ट्रंप ऐसे में ट्रांजैक्शनल ज्यादा हो गए। ट्रांजिशनल तो फेज है बट वो ज्यादा ट्रांजैक्शनल हो गए हैं। व्यापारिक अप्रोच उनका ज्यादा हो गया है, मतलब ही वो ज्यादा हो गए हैं, और इसीलिए पाकिस्तान से गाहे बगाहे जो उनके स्टेटमेंट आते हैं वो मतलब की बात निकालने के लिए। रही बात भारत और अमेरिका की, तो एक विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने के कारण भारत और अमेरिका दोनों के बहुत ही गहरे ताल्लुकात हैं। छिटपुट बयानबाजी होती है वो एक अलग है, ऑप्टिक्स बनाने की बातें अलग होती है। तो निश्चित रूप से अगर ये मीटिंग होती है, वैसे तो अभी कंफर्म हमारी तरफ से प्राइम मिनिस्टर की तरफ से होना बाकी है, बट ये अगर मीटिंग होती है तो बहुत ही इसका व्यापक प्रभाव दोनों बायलैटरल रिलेशन में भी होगा। जैसा सहगल सर ने बताया कि भाई बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, रेमिटेंस, सुरक्षा, रक्षा, ट्रेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रेयर अर्थ मिनरल्स, कई ऐसे सारे मुद्दे हैं। और दूसरी तरफ देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप लगातार प्राइम मिनिस्टर से टच में है, फोन पे लंबी लंबी बातें भी होती रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि इससे बहुत ज्यादा इस मीटिंग से हम एक्सपेक्ट करें। निश्चित रूप से ये मीटिंग कुछ ना कुछ नया गुड़ खिलाएगा इन विपरीत परिस्थितियों में अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने में और समस्या को सुलझाने में। देखिए फिर बात वहीं पहुंच जा रही है कि लंबे वक्त से कोई मुलाकात हुई नहीं है। हमने देखा कि भारतीयों को किस प्रकार से भेजा गया, हमने देखा भारत के ऊपर टैरिफ को लेकर ट्रंप ने क्या कुछ कहा, हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में किस प्रकार से ट्रंप लगातार ये कहते रहे मैंने सीज फायर कराया। ट्रंप के रुख को आप कैसे देख रहे हैं? ये जो सेकेंड टर्म में ट्रंप का रुख है, डॉक्टर अजिताभ सिंह से सवाल है सर, मैं पीके सहगल सर आऊंगा आपके पास। जी डॉक्टर साहब बोलिए जल्दी से, छोटा सा कमेंट एक। देखिए ये ऑप्टिक्स ज्यादा है अपना बोलने का, तो बहुत बयानबाजी उनकी और पलटबाजी और एक तरह से कह लीजिए कि थ्रीट देना, ये सारे उनकी आदतें बन चुकी हैं। ट्रंप 2.0 थोड़ा सा अलग तो निश्चित रूप से है। कभी वो पाकिस्तान की ओर जुड़ते दिखते हैं तेहरान की वजह से जो चैलेंजेस हैं, लेकिन भारत एक अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति, महाशक्ति है, तो इसको नकारा तो नहीं जा सकता। और इसीलिए देखिए कि क्वाड की मीटिंग हो रही है, उसके विदेश मंत्री भी भारत आने वाले हैं, तो निश्चित रूप से चीजें बदलेंगी और भारत की जो समस्याएं हैं उनको सुनना और सुनाना दोनों चीजें होंगी। चलिए होगा, चलिए ठीक है, मैं लौट रहा हूं। एक बड़ी खबर आ रही है पीके सहगल सर, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं जल्दी से। बड़ी खबर, भारत के दौरे पर आएंगे विदेश मंत्री मार्क रूबियो। 23 से 26 मई तक भारत के दौरे पर रहेंगे रूबियो। भारत अमेरिका में रक्षा ऊर्जा सहयोग पर जोर रहेगा। ट्रंप के चीन दौरे के बाद भारत आ रहे हैं रूबियो।
इसको समझना होगा। भारत के दौरे पर आएंगे विदेश मंत्री मार्क रूबियो। हम पीके सहगल सर के पास हम चलेंगे क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे डॉक्टर अजिताभ सिंह सर ने भी कहा, लेकिन पीके सहगल सर, मार्क रूबियो भारत में और 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। क्वेड को लेकर भी चर्चा है, लेकिन क्या ये जो बीजिंग में ट्रंप को 11,000 वोट का झटका लगा है, जिस प्रकार से शी जिनपिंग ने ट्रंप के सामने ही ये क्लियर कर दिया कि अब हमें आप ये मत समझिए कि हम आपके पीछे हैं, हम आपके बराबर हैं और हम भी अब दुनिया की सुपर पावर बन चुके हैं, क्या उस शौक के बाद ट्रंप को क्वेड की याद आ रही है? क्योंकि पिछले हम देख रहे हैं 1.5-2 साल से क्वेड की बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं है। अचानक से क्वेड जो वेंटिलेटर पे था, मुझे लग रहा है कि उसके अंदर ऑक्सीजन डालने की तैयारी फिर से हो चुकी है। देखो, अमेरिका साफ तौर पे जानता है कि अमेरिका का प्राइम इंटरेस्ट जो है मिडिल ईस्ट को छोड़ के एशिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक में है। और इंडो पैसिफिक में किसी प्रकार से चाइना का के साथ पंगा नहीं ले सकता बिना हिंदुस्तान की सहायता के। और तो वास्तव में इंडो पैसिफिक को उन्होंने फ्री ओपन रखना है, इंटरनेशनल नियमों का इंश्योर करना है कि उसका पालन हो, तो हिंदुस्तान की बड़ी जबरदस्त आवश्यकता है। हिंदुस्तानी एक ऐसी उभरी हुई महाशक्ति है जो वास्तव में अमेरिका के साथ मिलके बाकी जो क्वाड देश है, जापान है, उनके साथ वगैरह और जी मिलकर ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर बहुत बड़े पैमाने पर बीजिंग को चेकमेट कर सकता है। और उनको से तकरीबन ट्रंप के 2-0 में क्वाड को उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया। एक क्वाड की समिट भी होनी थी, जिसमें समिट में कब होगी, कब कितना में होगी, उसके बारे में कोई जिक्र भी नहीं किया जा रहा। लेकिन ट्रंप को साफ तौर पर नजर आना शुरू हो गया कि बहुत लाजमी है कि हिंदुस्तान के साथ रिश्ते नाते को दोबारा ठीक किया जाए और क्वाड को मजबूत किया जाए। और उनको साफ तौर पे नजर आ रहा है, जैसे कि मैंने पहले कहा, कि हिंदुस्तान के अलावा किसी प्रकार से अमेरिका की इंडो पैसिफिक में दबदबा नहीं बन सकता। और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो है वास्तव में जी बड़े पैमाने पर अपनी इन्फ्लुएंस इंडो पैसिफिक में बढ़ाए। ऐसे में वो हिंदुस्तान की हर प्रकार से मदद भी करेंगे। फिर हमारा जो दो तरफा ट्रेड है, जी उसमें भी हिंदुस्तान का जो ट्रेड प्लस ट्रेड है, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान उनसे ज़्यादा से ज़्यादा तेल खरीदे, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा हवाई जहाज खरीदे, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स खरीदे, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन खरीदे। तो हिंदुस्तान साफ तौर पे चाहता है कि हमको कुछ क्रिटिकल जो रियल बिट मिनरल्स है वो मिले। ठीक है। फिर हमको जो है सेमीकंडक्टर्स में हम आगे बढ़े, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बढ़े, साइबर वॉरफेयर में, रोबोटिक्स में, इन चीज़ों में और एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में जी हिंदुस्तान जो है आज उन चीज़ों के ऊपर बातचीत करेगा, उन चीज़ों को लेने के लिए तैयार होगा जो फुल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के माध्यम से हिंदुस्तान में बनाई जाए। हिंदुस्तान के अंदर मेक इन इंडिया करे। अमेरिका की जबरदस्त कोशिश रहेगी कि हिंदुस्तान को जैसे F-35 लड़ाका बेचने की, जी या पहले कह रहे थे हम F-16 हिंदुस्तान सब बड़ा बनाएंगे इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि इंडिया। 414 इंजन को लेकर भी, GE 414 को लेकर भी अभी तक अमेरिका पूरी तरह से TOT देने को तैयार नहीं है। सर, ये तो सच्चाई है कि अमेरिका पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। मैं आता हूँ डॉक्टर अजिताभ सिंह सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगा। ये जो अचानक से मार्क रूबियो का दौरा और शी जिनपिंग का बीजिंग से वापस लौटना, और वहाँ पर जैसा मैंने कहा कि बड़े झटके शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप को दिए हैं, बैठाकर स्वागत बड़ा अच्छा किया, गिफ्ट भी बड़े अच्छे दिए, लेकिन झटके भी बड़े तगड़े दिए। उसके बाद क्वेड की याद आ रही है या हटकर हम देखें? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जी इतनी उतार चढ़ाव के बावजूद भी भारत अमेरिका के रिलेशन काफी अच्छे मैं मानूंगा, और अभी भी भारत फायदे में ही है। भारत को अगर ट्रेड सरप्लस की बात की जाए जी तो अमेरिका 40-50 अरब डॉलर भारत को हर साल दे ही रहा है। तो इसलिए इतने जिस तरह से चीन तो हमसे ले रहा है और बहुत बड़े पैमाने पे ले रहा है, अमेरिका से दुगना तिगुना कह लीजिए ले रहा है। तो अमेरिका से रिश्ते ठीक है। थोड़ी सी ऐसी आई कि अमेरिका का फोकस भारत या मिडिल ईस्ट से थोड़ा सा हटा था और इंडो पैसिफिक की ओर अब बढ़ने की संभावना दिख रही है। जिस तरह से चीन को घेरने की कोशिश कवायद भी अमेरिका की तरफ से होती है। रूबियो, विदेश मंत्री रूबियो का ये पहला ऑफिशियल दौरा है, 4 दिनों का ये दौरा है। इसमें बायलैटरल मीटिंग भी है। अमेरिका चूंकि 250 साल अपना मना रहा है, तो वो सेलिब्रेशन का भी ओकेजन होगा। और दूसरी तरफ आप एक देख लीजिए कि क्वाड जो है, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसको कहते हैं, इसमें 4 देश हैं। दर्शकों के लिए थोड़ी सी जानकारी कि इसमें भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे 4 देश हैं जो
इंडो पैसिफिक जो हिंद प्रशांत एरिया है उस पे फोकस ज्यादा होता है। तो ये भी चाइना के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो देखा जाए तो ये सारी मीटिंग्स जो अभी होने वाली है, और ये भी यहाँ एक ध्यान दीजिए राजेश जी, मैं ऐड करना चाहूंगा कि इस मीटिंग से पहले 22 तारीख को, मतलब 2 दिन बाद, ये नेटो के विदेश मंत्रियों की भी बैठक होने जा रही है। जी। और उस बैठक में भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पे बातें होंगी, क्योंकि तुर्की में फर्स्ट वीक में नेटो का एक समिट भी मीटिंग होने जा रही है। तो बैक टू बैक कई ऐसी मीटिंग्स हैं। तो रूबियो का ये ठीक बड़ा है, हेक्टिक चलिए होगा बड़ा इंटरेस्टिंग और रहेगा, निश्चित देखना रूप है। से चलिए भारत की मार्क रूबियो का इंतजार करते हैं, जी। भारत आने वाले हैं, फिर देखते हैं कि क्या कुछ बातचीत होती है, वाकई में क्वेड में वापस सांसें डाली जाती हैं फिर नहीं। लेकिन लौटता हूं मैं आपके पास, एक और बड़ी खबर है, उसके बाद मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। जल्दी से बड़ी खबर प्ले करिए। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान अमेरिका जंग पर बड़ा बयान। ईरान अमेरिका जंग जल्दी खत्म होने जा रही है, ट्रंप ने कहा। हॉर्मुज खोलने के लिए नेटो भेज सकता है नेवी, ये बड़ी खबर आ रही है। तुर्की में होने जा रही है नेटो देशों की मुलाकात, बड़ी खबर। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान अमेरिका जंग पर बड़ा बयान। जल्द ही ईरान अमेरिका जंग खत्म होगी, ट्रंप कहते हुए नजर आए हैं। और नेटो देश अपनी नेवी को स्टेट ऑफ हॉर्मुज में भेज सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले जरा ग्राफिक्स एक बार प्ले कर दीजिए, डिटेल से थोड़ी जानकारी दे दी जाए ट्रंप और नेटो के बारे में। ईरान अमेरिका जंग होगी खत्म, ईरान अमेरिका जंग होगी खत्म, बड़ा सवाल। खत्म होने जा रही है ईरान अमेरिका की जंग, ईरान को परमाणु हथियार छोड़ने होंगे, ट्रंप इस बात पे अभी भी अड़े हुए हैं। एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंपना होगा, हॉर्मुज में नेटो की एंट्री होने जा रही है। ये एक और बड़ी अपडेट आ रही है, हॉर्मुज खुलाने के लिए नेटो आएगा और नेटो इसका मन बना चुका है। हॉर्मुज खुलाने के लिए आएगा नेटो, तुर्की में होने जा रही है नेटो की मीटिंग्स। जुलाई के पहले हफ्ते में नेटो की नेवी की एक मूवमेंट देखी जा सकती है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलता है। ठीक है, एक्सपर्ट्स के पास जाने से पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान है, उसको सुना दीजिए, फिर एक्सपर्ट्स के पास हम चलते हैं। We're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. They're tired of this. This should have happened for 47 years. Somebody should have done something about it, and it's going to happen, and it's going to happen fast. And you're going to see oil prices plummet. They're going to come down. There's so much oil out there. They're going to come plummeting down. In Iran. चलिए, एक बड़ी अपडेट आ रही है, वो अपडेट भी एक बार दर्शकों को दिखा दीजिए, उसके बाद फिर पीके सहगल सर के पास हम लौटेंगे जंग को लेकर, क्योंकि ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। बिग अपडेट है, अमेरिकी संसद में ईरान की जंग रोकने वाला प्रस्ताव गिर चुका है, प्रस्ताव पास हुआ है। अमेरिकी संसद में ईरान जंग रोकने वाला प्रस्ताव पास, अमेरिकी संसद में ईरान जंग रोकने वाला प्रस्ताव पास हो चुका है। और ये बड़ा झटका यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को लगा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के 4 सांसदों ने उनके खिलाफ ही वोटिंग की है। अमेरिकी संसद में ईरान जंग रोकने वाला प्रस्ताव पास हुआ, हालांकि अभी कई चरणों से इसको पास होना होगा। 4 सांसदों ने ट्रंप के खिलाफ भी वोटिंग कर डाली है, अपनी पार्टी के खिलाफ भी वोटिंग की है। लेकिन हालांकि ट्रंप के पास वीटो है और वो किसी भी प्रस्ताव पर अपना वीटो लगा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति को ये पावर है, राष्ट्रपति ट्रंप के पास अभी भी वीटो का अधिकार बाकी है। 3 रिपब्लिकन सांसद वोटिंग में शामिल नहीं हुए और 4 ने ट्रंप के खिलाफ ये वोटिंग की, यानी कि 7 सांसद ट्रंप के जंग के खिलाफ हैं। एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। मेजर जनरल पीके सहगल सर, मैं आपके पास आता हूं। 2 अहम अपडेट हैं, दोनों पे बातचीत मुझे आपके साथ करनी है। ट्रंप कह रहे हैं कि जल्द ही जंग खत्म होने वाली है, क्या इस बयान के मायने, क्योंकि ट्रंप को हमने पिछले अगर 5-6 महीनों में देखा है तो एक खास बात ट्रंप के अंदर देखी हमने कि वो हर 12 घंटे के बाद अपने बयानों को बदल देते हैं। और किस प्रकार से हम ट्रंप के इस बयान को देखें कि जंग खत्म होने वाली है और ट्रंप के खिलाफ उनके ही 7 सांसद मैदान में। सब देखो, इससे पहले कि मैं इसके बारे में कोई बातचीत करूँ तो साफ तौर पे मालूम है कि ये अगर वो दोबारा जंग करते हैं तो बड़ी अनपॉपुलर होगी और बड़ी कॉस्टली होगी। उनके अपने लोग उसके खिलाफ हैं, उनके अपने सांसद उसके खिलाफ हैं जी, अमेरिका की पब्लिक के खिलाफ है। साथ में अमेरिका में महंगाई बहुत बढ़ रही है, उनकी पॉपुलर रेटिंग जो है ज़बरदस्त गिर रही है। साथ में उनको लगता है कि उनके कोई भी एलाइज उनके साथ में नहीं है,
जहाँ तक गल्फ स्टेट्स का ताल्लुक है, जब ऑपरेशन फ्रीडम को अनाउंस किया गया था तो सऊदी अरेबिया ने साफ तौर पे अमेरिका को कह दिया था कि अगर अमेरिका की तरफ से किसी प्रकार की जंग स्टार्ट हुई तो सऊदी अरेबिया के एयर बेसिस को है वो इस्तेमाल नहीं करने देगा। अभी गल्फ नेशन ने तो पुष्टि नहीं की कि उसने जी। सऊदी अरेबिया, ट्रंप ने सऊदी अरेबिया या कतर या या यूएस से बातचीत नहीं की, लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिव से बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम नहीं, लेकिन जो बाकी जीसीसी कंट्रीज है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर जंग अमेरिका की तरफ से होती है तो ईरान की कार्रवाई जो होगी उससे बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होगा मिडिल ईस्ट के गल्फ कंट्रीज का। उनकी 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 जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बर्बाद हो जाएगा, उनकी जो ऑयल फैसिलिटीज है कम्प्लीटली बर्बाद हो जाएगी। ऐसे में वो किसी प्रकार से अमेरिका को अपने एयर बेसिस को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, बेसिस को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, ऊपर से उड़ान भी नहीं करने देंगे। और ऐसे में अमेरिका के लिए और इसराइल के लिए ऑपरेशन को कायम करना, अंजाम पर पहुंचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। साथ ही साथ दुनिया की तरफ से जबरदस्त प्रेशर है, खास करके हिंदुस्तान की तरफ से, ग्लोबल साउथ की तरफ से, नेटो की तरफ से, एलाइज की तरफ से, कि बहुत बड़े पैमाने पर दुनिया को नुकसान हो रहा है हॉर्मूज के बंद होने के लिए। और सटल प्रेशर है चाइना की तरफ से, रशिया की तरफ से भी। इसको नज़रअंदाज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ट्रंप को साफ तौर पर नजर आता है कि डिप्लोमेटिक सोल्यूशन ही एक एक तरह का इसको सफलतापूर्ण खत्म कर सकती है। दो ऑफिशियली कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं, लेकिन बैक चैनल्स के माध्यम से कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जहाँ तक ईरान है, ईरान कह देगा, आश्वासन दे देगा कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, लेकिन वो किसी भी हालत में अमेरिका को अपना जो एनरिच यूरेनियम नहीं सौंपेंगे। वो एनरिच यूरेनियम है रशिया को भेज सकते हैं, किसी और देश को भेज सकते हैं। इसकी संभावना पहले भी थी, 28 फरवरी से पहले भी थी, लेकिन वो अमेरिका को नहीं सौंपेंगे। अमेरिका की जो रेड लाइन है, जो कम्प्लीटली नॉन नेगोशिएबल कह रहे हैं, और वो है यही कि हमारे ईरान को किसी प्रकार से न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे। ईरान तो खुद ही कह रहा था हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना चाहते। जी, लेकिन लेकिन वही है ना, फिर 60% जी जी, जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन फिर सवाल ये भी हो जाता है फिर 60% इनरिच यूरेनियम आप कर क्या रहे हैं? बिजली बनाने के लिए 20% इनरिच काफ़ी होता है, इसका मतलब आप आगे बढ़ रहे थे। पीके साहब साहब छोटा सा जवाब चाहिए, उसके बाद डॉक्टर अजिताभ के पास जाऊंगा मैं। तो तभी इसीलिए वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि जो एनरिच यूरेनियम है उसको सौंपे अमेरिका को। लेकिन मैं साफ तौर पे कह रहा हूँ अमेरिका को नहीं सौंपेंगे, किसी भी हालत में वो डॉटेड लाइन पर साइन नहीं करेंगे, बट दे विल बी विलिंग टू सेंड इट टू रशिया। ठीक है, बट ठीक वो है, साफ तौर पे कह रहे हैं अभी तो वो अंडरग्राउंड है, आपने उनके एंट्री पॉइंट्स को ब्लॉक कर दिया हुआ है। बड़ी मुसीबत की मुश्किल है, उसी के लिए ईरान बड़ा खतरनाक खेल खेल रहा है इंटरवीन अमेरिका करें। के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि ईरान बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है। मैं चलिए डॉक्टर अजिताभ सिंह सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या एक तो दो सवाल, जी जी, लॉन्ग टर्म खेल खेल रहा है, लॉन्ग टर्म खेल खेल रहा और खतरनाक भी। ठीक है डॉक्टर अजिताभ सिंह सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। थोड़ा सा दो पॉइंट जिनको मैं चाहूँगा कि आप समझाएं। नेटो तैयार हो रहा है हॉर्मुज खुलाने के लिए। अगर अमेरिका नहीं खुला पाता है जून के महीने में, तो जुलाई के पहले हफ्ते में नेटो बोल रहा है कि हम एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। कैसे इसको देख रहे हैं? और दूसरा पॉइंट, क्या खाड़ी के देश वाकई में चाह रहे हैं कि अमेरिका इस जंग को आधा छोड़कर चला जाए? क्योंकि अगर यहाँ से अमेरिका निकल गया तो यहाँ का खलीफा फिर ईरान बनकर निकलेगा, और वो यूएई, कतर, सऊदी शायद इनके लिए चिंता की बात होगी। डॉक्टर अजिताभ सिंह। जी राजेश जी, बिल्कुल आपका सही आकलन है, लेकिन देखिए प्रायोरिटी देखना होगा। प्रायोरिटी ये है हॉर्मुज को खोलना अभी सार्वभौमिक प्रायोरिटी है पूरी दुनिया के लिए, और इसीलिए नेटो या गल्फ के देश हैं उनके लिए ये परमाणु का जो मुद्दा है ये थोड़ा सा पीछे भी अगर वेट करे तो ऐसी इंडिकेशंस भी दिए हैं गल्फ के कंट्रीज ने और भी देशों ने, क्योंकि हॉर्मुज से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी लेकिन मैं बीच में फिर मैं माफी के साथ टोकना चाहूंगा, माफी के साथ डॉक्टर साहब टोकना चाहूंगा, क्योंकि एक बड़ा अहम पॉइंट और जो मेरे जहन में आ रहा है कि ईरान तो कह रहा है कि हम यहाँ से जो गुजरेगा उससे टोल भी लेंगे, और जो केबल्स यहाँ से बिछी हुई इंटरनेट की, माइक्रोसॉफ्ट की या दूसरी, हम उसके भी टोल लेंगे आपसे। तो दुनिया तो ऐसे नहीं चलेगी जैसे ईरान चाह रहा है। हाँ, ये भी तो देखना पड़े, दुनिया ईरान की मर्जी से तो नहीं चलेगी ना, दुनिया के भी कुछ अपने लॉज हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि ईरान ने एक्चुअली नब्ज पकड़ ली है। एक तरफ वो टोल खेल रहा है, तेल का खेल खेल रहा है, और दूसरी तरफ वो केबल और इंटरनेट को भी उस पे भी टोल लगाएगा, नहीं तो उसको बर्बाद कर देगा। इस तरह की धमकियों से तो दुनिया नहीं चलेगी, और शायद इसीलिए नेटो की एंट्री हो रही है। जैसा आपने कहा, नेटो चुप नहीं बैठ सकता, और
नेटो की जो मीटिंग हो रही है उसमें ये डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि यूके और फ्रांस ने ऑलरेडी एक इंटरनेशनल कोलिशन बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दी है। इसी वीक में आप देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी रिजोल्यूशन बहरीन और अमेरिका की तरफ से गया है, और उसको गल्फ के देशों ने मेन स्पॉन्सर्स हैं। लगभग 135 देशों ने उस रिजोल्यूशन को सपोर्ट भी किया है। तो ये दिखाता है कि विश्व का मिजाज क्या है, और ऐसे में नेटो की एंट्री अवश्यम भावी हो गई है, क्योंकि जिस तरह की धमकियों से ईरान, जो इंटरनेशनल वाटर कभी कब्जा में नहीं था, टोल की कभी कोई बात नहीं थी, उस पे इस तरह से ईरान अपनी धमकियां और दादागिरी दिखाता है, तो इस पे अंत तो होना ही है। और नेटो की आने वाली मीटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट इस दिशा में डिसीजन डॉक्टर मेकिंग होगी। मैं फिर और टोकूंगा कहीं ना कहीं आपको बीच में। नेटो की बात हम कर रहे हैं, लेकिन इम्पैक्ट तो एशिया के देशों पर भी बहुत ज़्यादा हुआ है। भारत पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, साउथ कोरिया पर, जापान पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये बड़े देश हैं, फिलीपींस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। कि नेटो ने जिम्मेदारी ले रखी है क्या? ये जो एशिया के देश हैं, इनकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? इनकी भी यहाँ पे आवाम जो है वो त्रस्त है। बिल्कुल उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और इसीलिए जो इंटरनेशनल कोलिशन की बात हो रही है, आज देख लीजिए यूनाइटेड नेशंस में 193 में से 135 देश उस रिजोल्यूशन की को बैक कर रहे हैं, और उसमें एशिया के भी देश हैं और अफ्रीका के भी देश हैं। मैं आपकी दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो सुरक्षा परिषद है उसमें अभी 2 थर्ड वर्ल्ड के ग्लोबल साउथ के देश हैं। सोमालिया भी अभी सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कंगो भी उसका मेंबर है। ये दोनों भी उस रिजोल्यूशन को सपोर्ट कर रहे हैं। ये पहली बार हुआ है कि सिक्योरिटी काउंसिल के ज्यादा मेंबर इस रिजोल्यूशन को सपोर्ट कर रहे हैं, जो ये ईरान से मांग करता है कि आप इंटरनेशनल वाटरवेज को खाली कीजिए। यहाँ पे एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, देखना कि कहीं डॉक्टर साहब ऐसा ना हो कि चाइना और रूस आ जाएं और बीटो लगा दें आगे आकर। मैं लौटता हूं क्योंकि एक और बड़ी खबर है जिसपे बातचीत बहुत जरूरी है। चलिए जल्दी से बड़ी खबर प्ले करिए। बीजिंग में पुतिन और जिनपिंग की अहम बैठक। पुतिन से मीटिंग के बाद शी जिनपिंग का बड़ा बयान। दुनिया फिर जंगल राज की तरफ बढ़ रही है, शी जिनपिंग ने कहा। अमेरिका ईरान जंग को अब रोकना जरूरी है, पुतिन ने बड़ा बयान दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। बीजिंग में पुतिन और शी जिनपिंग की अहम बैठक। पुतिन से मीटिंग्स के बाद शी जिनपिंग ने बड़ा बयान दिया और कहा कि दुनिया जंगल राज की तरफ बढ़ रही है, और जंगल राज ला कौन रहा है। अमेरिका ईरान जंग को रोकना अब जरूरी है। पुतिन ने भी एक बिग स्टेटमेंट दी है। ग्राफिक्स प्ले करेंगे और उसके बाद पीके सहगल सर के पास हम चलेंगे। पुतिन जिनपिंग की अहम मुलाकात। चीन के दौरे पे आए हैं राष्ट्रपति पुतिन, और 25वां उनका यह दौरा है। 40 वर्ष से ज्यादा वो शी जिनपिंग के साथ मिल चुके हैं। जिनपिंग और पुतिन की अहम मुलाकात हुई है। मिडिल ईस्ट युद्ध को लेकर चेतावनी शी जिनपिंग ने दी है और कहा है कि दुनिया जंगल राज की तरफ बढ़ रही है। नेक्स्ट ग्राफिक्स। ईरान अमेरिका जंग का बंद होना जरूरी है, वैश्विक स्थिरता पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। दुनिया में दबदबे की राजनीति खत्म हो, पुतिन ने कहा। चीन और रूस में 40 अहम समझौते साइन हुए हैं। चलिए एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। पीके सहगल सर, मैं आपके पास आना चाहता हूं क्योंकि ये जो तमाम अपडेट दी, इससे हटकर एक जो चीज, एक बड़ा सवाल जो इस वक्त चल रहा है कि क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पावर सेंटर इस वक्त बदल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का बीजिंग पहुंचना, डोनाल्ड ट्रंप के जाते ही राष्ट्रपति पुतिन का बीजिंग पहुंचना, क्या एक नए पावर सेंटर के तौर पर बीजिंग उभर कर सामने आ चुका है? पीके सहगल साहब, इसमें तो कोई शक नहीं कि इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर तेजी से बढ़ रहा है। साफ तौर पे नजर आ रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है कि मीटिंग के 1 हफ्ते के बाद ही वहाँ पे पुतिन पहुंच जाते हैं, तो ये चाइना की ग्रोइंग इन्फ्लुएंस और जीपेंग की ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को साफ तौर पर दर्शाता है। जीपेंग ने इस मीटिंग के बाद के बीच में 3 बड़ी बातें की है। उन्होंने इशारों में कहा कि दुनिया जो है जंगल राज की तरफ बढ़ रही है। वो इसका मुख्य कारण जो है, इशारों में कहा है, उन्होंने कहा अमेरिका और रशिया। उन्होंने कहा दोनों ही देश एक किस्म से हेगमोनिस्टिक है, और हेगमोनी आज के माहौल में नहीं चलेगी। ये इशारा उनके लिए भी है, चीन के लिए भी है। चीन अगर 2027 में ताइवान की तरफ कुछ करना चाहता है तो उनको भी साफ तौर पर नजर आना चाहिए कि यूक्रेन जो एक छोटी शक्ति थी, एक बड़ी शक्ति जो है रशिया, उसने साफ तौर पर यह भी कहा कि रशिया जो है इस युद्ध में बैकफुट पर है, और जिस वक्त उनको लगता था यूक्रेन आसानी से हार जाएगा, वास्तव में यूक्रेन उनके ऊपर हावी होना शुरू हो गया। तो इसका एक बड़ा इशारा है चाइना की तरफ भी। चाइना शायद उसको इन्वेट नहीं करेगा, साफ तौर पर जानता है कि आज के युग में
छोटा से छोटा देश को भी हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सेकेंडली, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बहुत लाजमी है कि ये अमेरिका को और ईरान के युद्ध को रुकवाना, क्योंकि इसमें चाइना का भी बड़ा जबरदस्त इंटरेस्ट है। 60% चाइना का ऑयल एंड गैस जो है यहीं से आता है। चाइना की डिपेंडेंसी भी यूक्रेन मिडल ईस्ट में बहुत जबरदस्त है। उनका ओनली 40% ऑयल एंड गैस जो है रशिया के माध्यम से आता है, और चाइना दुनिया का लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एनर्जी है। ऐसे में उनके ऊपर असर बहुत जबरदस्त पड़ रहा है, और उनकी इकोनॉमी भी बड़ी जबरदस्त सफर कर रही है, क्योंकि चाइना बहुत बड़े पैमाने पर BRI प्रोजेक्ट कर रहा था मिडल ईस्ट में। बहुत बड़े पैमाने पर उनका एक्सपोर्ट्स हो रहा था मिडल ईस्ट कंट्रीज के अंदर। वो एक्सपोर्ट भी क्योंकि हरमुज के माध्यम से ही था, वो सारा का सारा बंद हो गया है। ठीक है ऐसे में चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग है, चाइना का असली रेवेन्यू जनरेशन उनकी मैन्युफैक्चरिंग, वो कहा जाता है कि दुनिया का मैन्युफैक्चरर है, उसमें बहुत बंद फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं। फैक्ट्रीज का सामान पोर्ट्स पे पड़ा हुआ है, वो आगे जा नहीं रहा। ऐसे में चाइना बहुत जबरदस्त कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द स्ट्रेट को, हरमुज को खोला जाए और ये जंग को रोका जाए। चलिए इससे भी इम्पोर्टेंट है, जी, जल्दी से ये ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है बजाय यूक्रेन की जंग को रोकना। ओके, मैं डॉक्टर अजिताभ सिंह सर आपके पास आना चाहूँगा। जंगल राज अगर वाकई में रूस और अमेरिका इसके पीछे हैं, तो चाइना को हम कहाँ पर देख सकते हैं? मंगोलिया, भूटान, भारत, नेपाल, तिब्बत को पूरे को खा जाना, वो देश हांगकांग को खा जाना, वो देश आज कह रहा है कि जंगल राज की तरफ दुनिया बढ़ रही है। कैसे हम चाइना को देखें? और सवाल एक और जिसका जवाब, क्योंकि वक्त कम है, मेरे पास 3 मिनट बचे हैं, जवाब दीजिएगा कि चाइना अगर वाकई में सुपर पावर यहाँ पे बनता है, भारत पर उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है? देखिए राजेश जी, बहुत अच्छा आपने मुद्दा उठाया, चाहे वो ह्यूमन राइट्स का हो, चाहे वो लोकतंत्र की बात हो, जिस तरह से उइगुर में मुस्लिमों को चाइना ने कुचला है, ये सारे मुद्दे, तिब्बत में आज क्या हो रहा है, हांगकांग में क्या हो रहा है, ये सारे मुद्दे नेपथ्य में चले गए हैं दुर्भाग्य से। और विश्व कम्युनिटी इससे आंख मूंद के नहीं रख सकती। नहीं तो चाइना, अगर वो साम्राज्य जिस तरह से आप कह रहे हैं नंबर 1 अगर बन गया तो तबाही मचा देगा। चाइना को रोकना पूरे विश्व के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। साइलेंट किलर है, और आज जिस तरह से अपनी वो अपने ऑक्टोपस रूपी कह लिए ड्रैगन बढ़ रहा है, वो विश्व के लिए खतरा है, उसमें इसको संभलना होगा। व्यापार में ऑलरेडी उसने बढ़ोतरी कर ली है, रक्षा के क्षेत्र में वो ऑलरेडी डोमिनेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए भी ये बहुत बड़ा खतरा है। और डोकलाम से गलवान तक देखा हमने क्या हुआ। तो ऐसे में हमें अपनी सुरक्षा रक्षा पे भी और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर का जो ये यूरोपियन देशों का भी और यूएई का जो विजिट था, इससे थोड़ी सी हमारी रक्षा सुरक्षा रणनीति जो है उसमें भी बदलाव आएंगे, और चीन को मद्देनजर रखते हुए इस पे और ध्यान दिया जाए। जी, और भारत में कहावत भी है कि बरगद का पेड़ जब उगता है, बड़ा होता है, तो वो आसपास के जो पेड़ होते हैं उनको ख़त्म करने की पहले वो कोशिश करता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल पीके सहगल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अजिताभ सिंह जी, आपका भी शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो डिफेंस स्पेशल में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।